नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस बात का इंतजार सभी को था, वो ऐलान आखिरकार आज हो गया। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार हैं और तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव भी लड़ेगा। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया गया कि मुकेश सहनी जो है वो चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे। और एनडीए की तरफ से बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि सीएम चेहरा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और भी तमाम तरीके के सवाल उठाए गए। लेकिन अब महागठबंधन पूछ रहा है कि अब एनडीए बताए कि उनका चेहरा कौन होगा। तो मोदी जी के दौरे से पहले महागठबंधन ने तो फील्डिंग सेट कर दी है। अब देखना यह है कि इसका असर बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा। इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के आरोप बिल्कुल सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का आरोप लगाया था तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने और मीडिया चैनल्स ने कहा था कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को बेवजह बदनाम कर रहे हैं और जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के आरोपों पर कर्नाटक एसआईटी की जांच में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट पर मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर वोट चोरी का उदाहरण उसको लेकर बताया था। उन्होंने दावा किया था कि इस सीट पर 6018 वोट हटाने के लिए आवेदन किए गए थे। अब इस मामले की जांच कर रही कर्नाटक एसआईटी ने जांच में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि ये जो वोट डिलीट किए गए थे वो पैसे लेकर के किए गए थे। पैसे लेकर वोट डिलीट करने का खेल चल रहा था, एक बड़ा सा स्कैंडल चल रहा था। इसको लेकर के एसआईटी ने खुलासा किया और ये बहुत ही बड़ा खुलासा है बिहार चुनाव से ठीक पहले। और ये भी बताया गया कि सब कुछ 2022 से चल रहा था, यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव थे, जिसको लेकर के जो ऐलान किया था राहुल गांधी ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ये जो खेल था वो 2 साल पहले से ही चल रहा था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अकल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार एनडीए की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि महागठबंधन जो है वो ऐलान नहीं कर पा रहा है, अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं कर पा रहा है, उसको लेकर के इंडिया गठबंधन में लगातार तकरार देखने को मिल रही है, रार देखने को मिल रही है। और अब आखिरकार ये ऐलान कर दिया गया है, महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, तेजस्वी यादव को सीएम फेस का ऐलान भी कर दिया गया है। इसको लेकर के अशोक गहलोत ने क्या कहा और कैसे तेजस्वी यादव ने उनका शुक्रिया अदा किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो दिखाते हैं। राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है
कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। तो सर, यहाँ पर तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, और अशोक गहलोत जिनको भेजा गया था उनसे बात करने के लिए सारी चीजें सॉर्टेड हो चुकी है। महागठबंधन में सब कुछ सही हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी कर दिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि एनडीए अब किस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं रहते, या तो हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा अपनाएंगे या फिर वो घुसपैठिए वाला मुद्दा, इस बार वो भी फ्लॉप हो गया, पर अब जो है वो उन्होंने मुद्दा बना लिया था कि भाई महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, महागठबंधन में ये है वो है, और राहुल गांधी किसी की नहीं सुन रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं सुन रहे हैं। अब जाकर के ये सारे ऐलान हो चुके हैं, तो अब क्या आपको लगता है कि इसका चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा? जय संविधान। देखिए निधि, मैंने तो 14 नवंबर का टिकट, पटना का एयर टिकट बुक करा लिया है, और मैं तो तेजस्वी यादव को पर्सनली जाके वहां पे कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, मुकेश सैनी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और वहां पे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते हुए देखूंगा। क्योंकि आज जो मैंने अशोक गहलोत जी का संबोधन सुना, दीपांकर भट्टाचार्य का सुना, सीपीआई वाले का सुना, सीपीएम वालों का सुना, मैंने आईपी गुप्ता का सुना, और मैंने वास्तविकता में लास्ट में जो तेजस्वी यादव का संबोधन सुना, तेजस्वी यादव ने यह कहा कि आपने 20 साल की नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार देख ली। पहले 20 महीने के अंदर जो इन लोगों ने 20 साल में नहीं किया, मैं करके दिखाऊंगा। और देखिए ये बात बिल्कुल मेरी माननी है कि बिहार उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। सारी की सारी इंडस्ट्रीज को, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को भी गुजरात में लाने पे मजबूर किया गया है। केवल साउथ इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं, क्योंकि उनकी अट्रैक्टिवनेस है और वहां की पॉलिसीज अच्छी हैं, वहां पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन गुजरात के अंदर जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया गया है और उत्तर प्रदेश, बिहार को नेग्लेक्ट किया गया है। अगर बिहार के अंदर केवल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग जाएं 100-200, तो वहां पे लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और मैंने बिहार के युवकों को यह भी कहते हुए सुना है कि अगर हमें 10-11 हजार की नौकरी भी अपने घर में मिल जाएगी, तो 25 हजार की नौकरी जो हम मुंबई और सूरत में करते हैं उससे बेहतर होगा। हमें गालियां नहीं खानी पड़ेंगी, और अपनी छठ पूजा के लिए हमको ट्रेन में जानवरों की तरह लद के नहीं आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा 20 महीने के अंदर रिजल्ट दूंगा। और जो ये समझ रहा था गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी वाले कि नीतीश कुमार के माध्यम से 10,000 रुपए की घूस देकर, और वो भी लोन के माध्यम से, मैं एक कल मीडिया का चैनल डिस्कशन देख रहा था, जो वहां की एंकर महोदया थी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा जेडीयू के जो प्रवक्ता थे उनसे। उन्होंने पूछा, ये बताइए, ये जो स्कीम चल रही है, ये स्कीम चल रही है पिछले 18-19 साल से, और ये स्कीम इसलिए चल रही थी कि वहां पे महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं। अगर 18 साल में वो आत्मनिर्भर हो गई, तो ये 10,000 रुपए के लोन की आवश्यकता क्या है? भाई जो मांगे, 18 साल में हमने उनकी परफॉर्मेंस तो देख ली। अब ये पता है कि कौन सा ऐसा योजना है, ऐसी कौन सी वो है महिला कार्यकर्ता जिसने सफलतापूर्वक एक्सपेंशन की, जिसको आवश्यकता है उसको लोन दीजिए, जिसको नहीं आवश्यकता है उसको मत दीजिए। अब कह रहे हैं 10,000 का लोन देंगे, फिर आपकी कार्यप्रणाली देखेंगे, अगर जरूरत होगी तो पैसा देंगे, नहीं तो पैसा वसूल लेंगे। इसको बीजेपी ये सोच रही थी, ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये 50%
जो बिहार की महिलाएं हैं उनको टारगेट करता है। तेजस्वी यादव ने उसकी भी काट ढूंढ ली। उन्होंने कहा इन महिलाओं को हम 30,000 रुपए महीने की सैलरी देंगे। अच्छा, सरकारी नौकरी देंगे। जब सरकारी नौकरी हो गई तो हर घर के अंदर तो ऐसे ही नौकरी हो गई। अच्छा, फिर युवा सारे गोदिया मीडिया ने एक वो ले लिया टैगलाइन, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अरे भैया, सीधी सी बात यह है, पूरे विश्व के अंदर आप बेंगलोर चली जाइए, आप हैदराबाद चली जाइए, आप आईटी इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को देख लीजिए, ज्यादातर आपको बिहार के मिलेंगे। विदेश चली जाइए, सारे के सारे जो 30-40% वहां के वर्कर्स हैं वो उत्तर प्रदेश बिहार के मिलेंगे। और वहां व्यापारी तो मिलेंगे आपको, होटेलियर्स तो मिलेंगे गुजरात के, लेकिन तकनीकी दक्षता वाले लोग आपको उत्तर प्रदेश बिहार के मिलेंगे। और वो अपने स्वदेश में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, पैसे का सहयोग भी करना चाहते हैं और डेवलपमेंट के लिए पैसा देना भी चाहते हैं। फिर ये बताइए, जब ये तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मैंने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां दे दी और 3.5 लाख नौकरियों का रास्ता खोल दिया, तो अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं इंडस्ट्रियलाइज, तो उन्होंने कहा, साहब अमित शाह ने कहा कि लैंड कहां से लाएंगे बिहार के अंदर। माने ऐसी बात है कि आप एक राष्ट्रीय सेठ को 1,000 एकड़ 1 रुपए में दे सकते हैं। निधि, तुम बताओ, अगर आप किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को ये कहते हैं कि भैया तुम अपने अमेरिका के अंदर एक यूनिट लगाते हो और वो यूनिट में तुम 8-10 हजार रुपए, 8-10 हजार डॉलर पर मंथ की सैलरी देते हो, बिहार के अंदर आओ, हम तुम्हें मुफ्त में लैंड देंगे और उस मुफ्त का लैंड का कीमत जो है वो हम सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, किसानों को उचित मुआवजा देगी और उसके बाद हमारे एम्प्लॉइज को आपको कम से कम 25,000 रुपए महीने की नौकरी देनी पड़ेगी। हम आपसे लैंड की एक कीमत नहीं लेंगे, आपको सुरक्षा भी देंगे, आपको स्किल्ड वर्कर्स भी देंगे। और इसके लिए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा, हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके पटना के पास हम एक ऐसा एजुकेशनल हब बनाएंगे कि बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में कोटा के अंदर और विदेश पढ़ने न जाना पड़े। वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स यहाँ पे लेके आएंगे, कंट्री के बेस्ट टीचर्स लेके आएंगे। तो वहां पे अगर शिक्षा की नगरी बन जाती है, जैसे नालंदा पहले थी, और वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है और वहां पे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। देखिए, ये भी बहुत बड़ा एक मामला है। पुरुषों के हाथ में आप पैसा दे दीजिए, दारू मुर्गे में उड़ा देंगे। अरे, औरत जो है उसको अपने परिवार की चिंता होती है, अपने बच्चों की चिंता होती है। अगर उसे 30,000 रुपए महीना मिलेगा तो उसके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, परिवार उन्नति करेगा। शराब में, अच्छा फिर शराब में आप ये बताइए, 40-50 हजार करोड़ का नुकसान कर रहे हैं आप राजस्व का। ताड़ी विक्रेताओं की भी आपने ऐसी की तैसी मार दी। आदिवासी और अति दलित समाज के लोग जो हैं, जो ताड़ी का उद्योग करते हैं, ताड़ी निकालते हैं, उनको भी हमने शराब के साथ जोड़ दिया। लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए, उन्हें जेल के अंदर बंद कर देते हैं और शराब हर घर के सामने उपलब्ध है, घर घर डिलीवरी है। इसका मतलब यह है कि जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आज भी उनके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सरकार एनडीए की बन जाए, उसके बाद उनकी जो लाखों करोड़ों रुपए की अवैध अकूत संपत्ति है। और तेजस्वी यादव एक और काम कर सकते हैं, जो मैंने राय अपनी दी है, कि ये 14 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का तो आप माफ कर सकते हैं। वही प्रवक्ता उस चैनल में कह रहे थे कि साहब, ये जो हम महिलाओं को ये स्वरोजगार के लिए पैसा दे रहे हैं, इसमें 0.5% का केवल नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, डिफॉल्ट है। अगर इतना बढ़िया उनका परफॉर्मेंस है तो 0.5% को राइट ऑफ नहीं करेंगे, राइट ऑफ करेंगे 14 लाख करोड़ किसका? बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों का। माने बड़े लोगों के लिए तो करोड़ों रुपए लो, लैंड में मुफ्त की लो, पैसा न कमाओ तो चलिए कमा के निकल जाओ, बड़ी बड़ी कोठियां खरीद दो, तुम्हारा पैसा माफ कर देंगे। गरीबों का नहीं माफ करेंगे, किसानों का माफ नहीं करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा, जो हमने ये लोन दिया है, इसके जो इनके इंटरेस्ट है उनको भी माफ करेंगे, 30,000 रुपए महीना भी देंगे। और आप सोचिए निधि, खुद सोचिए, एक गरीब घर में 50% पॉपुलेशन में 30,000 रुपए महीना अगर घर की महिला कमाएगी, घर की महिला कमाएगी, तो उसके बाद घर की स्थिति तो अपने आप उजागर हो जाएगी। ये तो मैं हमेशा से कहता आया हूं, जहां 80-90% लोगों की आमदनी 20,000 रुपए महीने एवरेज है, अगर 30,000 रुपए महीने औरत कमाएगी तो पुरुष द्वारा कमाए गए 60,000 रुपए से ज्यादा हो, क्योंकि इधर उधर खर्चा नहीं करने देगी। तो अच्छा, उसके बाद भैया जो शराब 500 रुपए जिसकी कीमत है वो 1,500 रुपए में बिक रही है, क्योंकि अवैध है वो, क्योंकि उसको लाना लीगल नहीं है। बड़े बड़े थानों के अंदर जो है स्टॉक्स बने हुए हैं, चूहे जो है शराब पी जाते हैं, क्योंकि वो शराब के नाम पे आप जानती हैं काला धंधा हो जाता है, वो बाजार में बिक जाती है और कह देते हैं कि चूहे पी गए। तो देखिए, अच्छा नीतीश कुमार का दाम आप देखिए,
भाई ये बानी बात है कि नीतीश कुमार क्योंकि बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, नॉन यादव कम्युनिटी उनके पीछे लग जाता करती थी, उसका भी काट इन लोगों ने ढूंढ लिया। भाई इन्होंने तो, मैं तो पहले भी आपसे कह रहा था कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होंगे, उनको ये डिक्लेयर कर देंगे, उन्होंने कर दिया। साथ साथ उन्होंने मुकेश सहनी को भी कर दिया। आईपी गुप्ता ने सबसे पहले वहां पे बोता, जिनके 3-4 डिबेट्स में मैं आपका संदर्भ ले चुका हूं, और उनका समाज इतना मजबूत समाज है कि जिन्होंने गांधी मैदान को 2 दिन के नोटिस में भर दिया था, लोग अपने पैसे दे दे के वहां पे लाखों लोग पहुंचे थे। वो 4-5% वोट मुकेश सहनी, अब उनका पूरा समाज देखेगा कि हमारा समाज का एक आदमी वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा। और साथ साथ अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का नाम तो हमने अनाउंस कर दिया, और बाकी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर में अति पिछड़े, अति दलित समाज के एक एक व्यक्ति को हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। हो गया खेल। बिल्कुल सर, ये खेल तो खेला है महागठबंधन ने, और बहुत ही बढ़िया खेल खेला है, जिस चीज को लेकर के सभी इंतजार कर रहे थे कि मुकेश सहनी अपनी मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की मांग भी जायज है कि भाई उनके जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सीएम वही बनेंगे और उनको सीएम फेस घोषित कर दिया जाए। और आखिरकार वही किया गया, तमाम मीटिंग्स हुई, तमाम तरह की चर्चाएं हुई और ये ऐलान किया गया। अब मुकेश सहनी भी इसको लेकर के कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ी थी, और जब हमारे विधायकों को खरीदा था, हमारे साथ धोखा किया था, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, उनका भी बाइट है, वो मैं सुनवाती हूँ। सबरी से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, बीजेपी जैसे कि पार्टियां तोड़ने के लिए ही जानी जाती है, तो मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तोड़ी, हमारे विधायक खरीदे और अब इसका बदला हम इस चुनावों में लेंगे। ये बात तो सर अलग है कि इस बार महागठबंधन की जो लहर देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर वो बिहार में बहुत बड़ा एडवांटेज दे रही है इंडिया गठबंधन को। बड़ा सवाल ये है कि सर अब तेजस्वी यादव को तो सीएम फेस घोषित कर दिया गया है, मोदी जी कल से बिहार के दौरे पर भी है। क्या आपको लगता है कि नीतीश भी अब टकटकी लगाकर देख रहे होंगे कि इधर तो ऐलान कर दिया गया, काश मोदी जी को थोड़ी सी दया आ जाए और हमारे नाम का ऐलान कर दे मोदी जी? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, वहां भी एक बहुत बड़ा कैच है, वहां एक बहुत बड़ी समस्या है जो तेजस्वी यादव के साथ वो समस्या नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव एक तो युवा हैं। भाई आप खुद ही कल्पना कीजिए, मैं तो कभी कभी कल्पना करता हूं कि अगर मैं राजनीति में होता, मान लीजिए, अरे भैया 2-3 घंटे तो सोने को मिलता है, उसमें नींद कैसे आती होगी? मैं तो यही आश्चर्य में पड़ता हूँ, जब इतना तनाव होता है, इतना गोदी मीडिया देखते हैं, इतने यूट्यूबर्स को देखते हैं, एक ये कह रहा है, वहां के फोन आ रहे हैं, कभी खड़गे साहब का आ रहा है, कभी राहुल गांधी का आ रहा है, कभी मुकेश सहनी का आ रहा है, रोज नौटंकी देखते हैं, नींद कैसे? लेकिन अब राजनीतिक हैं, उनको नींद दिया जाती है। अब उसके बाद ये देखिए, तेजस्वी यादव ने आज तक कोई एक मौका ऐसा नहीं दिया है जिसमें आपको ये लगे कि वो आदमी में तेज नहीं है, जिसके अंदर ताकत नहीं है चीजों को। आज आपने एक नीतीश कुमार का एक वीडियो देखा होगा, आप खुद सोचिए। देखिए, एक महिला है, एक महिला उनसे मिलने आती है, नीतीश कुमार उसको माला पहनाने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करती है भैया माला मत पहनाओ, हाथ में दे दो। अच्छा, उसके हाथ तक लाते हैं, धोखा देके उसको गले में माला पहना देते हैं। अरे ये तो देखिए नॉर्मल एटिकेट्स की बात होती है, विदेश में भी आप जानती हैं, आपको, हम लोग तो हिंदुस्तानी कल्चर के लोग हैं, हम तो वैसे भी हाथ नहीं मिलाते, हम लोग तो प्रणाम करते हैं या पैर छूते हैं या दूर से भैया हाथ मिलाना और गले मिलना, ये कल्चर हमारा नहीं है। मुझे तो कभी कोई आश्चर्य होता है, अबे यह कौन आदमी हमसे गले मिल रहा है, क्यों गले मिल रहा है, पता नहीं नहा के आया है कि नहीं नहाया के आया है, हम तो गले मिलना पसंद ही नहीं करते। और वहां पे ये परिस्थिति बन रही है कि वहां पे अमेरिका, आप विदेश चली जाइए, हाथ भी अगर औरतों से मिलाते हैं ना, तो हाथ यूं सामने करते हैं, अगर द विमेन इज इंटरेस्टेड तब तो हाथ मिलाएगी, नहीं तो नहीं मिलाएगी। और उसका हाथ पकड़ते नहीं है, केवल छूते हैं, और वो अगर हाथ
गर्म जोशी से रखती है तो उसको मिलाते हैं, नहीं तो नहीं मिलाते, ये एटिकेट्स माना जाता है। लेकिन आपने बड़े बड़े नेताओं को निधि देखा होगा, औरत का हाथ नहीं मिलता उसको दबोच लेते हैं बिल्कुल, और छोड़ते नहीं है, ऐसे पकड़े रहते हैं जैसे शादी करके बीवी को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ हाथ नहीं छोड़ते। तो वो स्थिति यहाँ नीतीश कुमार ने कर दी। वो बेचारी औरत कह रही है, यार शादीशुदा औरत है, उसका पति है, अब माला एक बार उसने बेचारी ने जयमाला पहनी है, दोबारा थोड़ी जयमाला पहन लेगी। वो हाथ भी लेना चाह रही, जबरदस्ती उसके गले में डाल दिया, अब उसकी आलोचना हो रही है। फिर वो सारे के सारे केसी त्यागी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं साहब बेटी समान है। अरे यार बेटी समान है तो उसके गले में माला डालना कोई जरूरी है क्या? बेटी के गले में माला डालना जरूरी है क्या? अगर बेटी डलवाना चाहती है तो वो खुद ही सिर आगे कर देगी, डाल देना उसके गले में माला। नहीं कहती है तो बेचारी उसके हाथ में कह रही है, उसके हाथ में दे देते, धोखा देके उसके गले में माला डाल दी। तो एक वो व्यवहार है, एक तेजस्वी यादव का है। अब अमित शाह भी बड़ी मुश्किल है उनकी, अगर कर देंगे तो लोग उनके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य से उसको जोड़ने लगेंगे। अभी तो उन्होंने एक ओपन कार्ड खेला हुआ है कि भाई नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति नहीं अच्छी है तो देखिए हमारे पास एक ऐसा नेता है जिसने फॉरेन यूनिवर्सिटी से जिसको पीएचडी मिली हुई है और जिसके बारे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो 10वीं फेल है, और वो प्रशांत जो है एफिडेविट को अफाडेविट कहते हैं, पता नहीं क्या शब्द बोलते हैं, तो मैं बोल भी नहीं पाता। अरे पीएचडी नहीं यार, इंटर हाई स्कूल के बच्चे जो है एफिडेविट बोल लेते हैं, तो उनको देख के तो लगता है हाई स्कूल फेल भी उनकी गलत है, वो कहीं चौथी पांचवी फेल है। तो इस प्रकार के लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। एक नंद किशोर यादव थे जो स्पीकर थे, 7-8 बार जीत चुके थे, उनको देख के लगता था कि एक कम से कम इनका पर ऐसा आदमी है जो देख के लगता है कि एक चीफ मिनिस्टर बननी होगी, उसको टिकट ही नहीं दिया। तो देखिए अब तो मैं कहता हूं इनको, नीतीश कुमार को, कि अगर अमित शाह ने कह दिया है जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसके बाद विधायक बैठ के निर्णय करेंगे, तो भैया आप लोग ऐसा कीजिए, जहां आपके कैंडिडेट नहीं है वहां पे चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए जान लगा दीजिए। ये जेडीयू के कार्यकर्ता करें। और अगर भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद उनका चीफ मिनिस्टर बने, तो जहां जेडीयू के लोग लड़ रहे हैं वहां उनको हराने के लिए अपनी जान लगा दें। और महागठबंधन के लोग, जहां तेजस्वी यादव अगले चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, मुकेश सहनी वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, वहां वोट डालने जाके। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और अब हम अगली चर्चा जो हम करने वाले थे राहुल गांधी के आरोपों को लेकर के, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे आनंद विधानसभा सीट को लेकर के कर्नाटक की, अब उसको लेकर के बड़ा खुलासा किया है कर्नाटक एसआईटी ने। और एसआईटी की जांच में ये खुलासा हुआ है राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोपों पर कर्नाटक एसआईटी का बड़ा खुलासा, प्रत्येक वोटर का नाम हटाने के आवेदन में लगे 80 रुपए। तो ये पैसे देकर के वोट चोरी का खेल चल रहा था। अब इसको बता दिया है कर्नाटक एसआईटी ने, और चुनाव आयोग को वोट डिलीट करने के लिए जो 6018 आवेदन आए थे उसमें हर एक आवेदन के लिए एक डेटा संचालक को 80 रुपए दिए गए थे। कर्नाटक एसआईटी ने बताया कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले आनंद विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग को दिए गए हर फर्जी वोट पर जो मतदाता ने डिलीट का आवेदन दिया था, उसको लेकर के डेटा सेंटर संचालक को 80 रुपए प्रति वोटर के हिसाब से 6018 वोटर्स के लिए कुल करीब 5 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे सर, वो गंभीर दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें तो बहुत सारे खुलासे होंगे, लेकिन सर ये जो खुलासा हुआ है इसको लेकर के बहुत बड़ा सवाल ये है कि एसआईटी ने ये तो बता दिया कि 80 रुपए की पेमेंट हुई और इन लोगों को मिली है, लेकिन ये पेमेंट कर कौन रहा है और खेल कहां से शुरू हुआ है? भाई देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने पैसा लिया अवैध रूप से और जो लीगल वोटर था उसके नाम हटाने का प्रयास किया, पहली बात तो उनको जेल भेजिए। अच्छा, जब पुलिस कस्टडी में जाएंगे वो अपने आप बता देंगे पैसा किसने दिया था, और जिन्होंने पैसा दिया था फिर उनको कस्टडी में लीजिए, और उसके बाद सारा खेल खुल जाएगा, फर्रुखाबादी पता चल जाएगा ये प्रयास करने वाला था कौन और ये कराया कहां से गया है। ये बीजेपी कार्यालय से कराया गया है, चुनाव आयोग कार्यालय से कराया गया है, ये सारा पता चल जाएगा। तो अब परतें तो खुलती चली जाएंगी और एक एक करके विस्फोट होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, एक काम निधि मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने भी शायद पढ़ा होगा, और मुझे लगता है एग्जाम्पलरी चीज है और ये पूरे देश के चीफ मिनिस्टर्स को करनी चाहिए। देखिए, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया है, मुझे जब वो देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखेगा, और अगर हमें माता पिता के पास से ये कंप्लेंट मिल गई कि ये बच्चा जो है पैसा जो आप इसको देते हैं ये हमारा ध्यान बुढ़ापे में नहीं रख रहा है, उसकी तनख्वाह हम काट लेंगे। भाई यही तो सनातनी परंपरा है भाई।
भाई आज मैं बूढ़ा हुआ हूं तो ऐसा था नहीं कि मैं बचपन में बूढ़ा था यार, बचपन में तुम्हारी तरह था, मैं भी युवा था, जवान था, फिर धीरे धीरे होके बुढ़ा हो गया, मैं भी बच्चा था। और जो आज बच्चे हैं वो भी कल बुढ़े होंगे, उनके भी संतानें अगर उन्हें कष्ट देंगी उन्हें कैसा लगेगा। ये तो चलिए हमारी जनरेशन अभी थोड़ी बहुत ठीक है, तुम्हारी जनरेशन और उसकी 2 जनरेशन के बाद तो पता नहीं क्या स्थिति हो जाएगी। वो अमेरिका की तरह लोग जो है 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया करेंगे। तो अगर ये सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ये निर्णय बना दे कि हर साल हर महीने तनख्वाह मिलने से पहले माता पिता से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ये हमारा ध्यान रखता है, और वहां पे जाके गवर्नमेंट सर्वेंट जाके देखेगा कि अंडर ड्यूरेस तो उनसे लेटर पे दस्तखत नहीं कराए जा रहे हैं और तभी उनको तनख्वाह रिलीज होगी, तो कम से कम हमारी पुरानी जो सनातनी माता पिता के प्रति जो एक सम्मान की भावना हुआ करती थी वो निभेगी। बच्चों का ध्यान माँ बाप रखेंगे, बच्चे जो है माँ बाप का ध्यान रखेंगे और अच्छी परंपरा चलेगी। तो ये जो तेलंगाना की, अच्छा एक हमारी यहाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, अब बताइए वो जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कह रही है आईक्यू, मैंने उन्हें आईक्यू में और पॉल्यूशन लेवल का जो मानदंड है उसके बारे में ही कोई अंतर नहीं पता है, उसको आईक्यू कह रही हैं। तो ऐसे ऐसे जहां पे चीफ मिनिस्टर बनाने के लोगों को स्थिति हो रही है जो अफाडाविट कहते हैं और जो आईक्यू लेवल को आईक्यू लेवल कहते हैं, अब ऐसे ऐसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है। अच्छा कल एक गोदी मीडिया एक नया नैरेटिव ढूंढ लाया था, मुझे भी कई कार्यक्रमों में बुला लिया उन्होंने शाम के समय। वो कहने लगे साहब वो फलाना शबा मोहम्मद ने एक स्टेटमेंट दे दिया, ये मुसलमान प्लेयर को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया और ये हिंदू मुसलमान। अरे यार मैंने एक बात बताओ यार, शबा मोहम्मद इज ए इंडियन मुस्लिम, ठीक है, वी आर इंडियन हिंदू, निधि तिवारी इज ए इंडियन हिंदू, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, शी इज ऑल्सो इंडियन, आई एम ऑल्सो इंडियन। जब हम लोग मूर्खता की बात कर सकते हैं तो क्या मुसलमान लोगों को मूर्खता की बात करने की आवश्यकता नहीं है? अगर उसने कह दिया उसकी भावना है, दैट इज हर फीलिंग, उसे लग रहा है कि मुसलमान प्लेयर्स के साथ नुकसान हो रहा है। अरे हमारे यहाँ जब बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं पे अत्याचार पे हम लोग चिंतित हो जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर वहां के पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ अत्याचार पे चिंतित हो जाते हैं, तो अगर हिंदुस्तानी मुस्लिम के लिए परेशान हो जाती है तो तुमको क्या परेशानी है? अब एक नई खबर और मिली होगी आपको, अफगानिस्तान के अंदर हमने अपना दूतावास खोल दिया है, माने पूरे विश्व ने रिकॉग्निशन ही नहीं दिया तालिबान को। और उस तालिबान को जहां पे महिलाओं को कोड़े से मारा जाता है, गोली से मारा जाता है, जमीन पे बिठा के आपने हजारों कांड देखे होंगे, औरतों के साथ कैसा व्यवहार होता है, वो आपका मित्र बन गया क्योंकि वो पाकिस्तान से भिड़ा हुआ है। अरे यार पाकिस्तान से अगर कोई भिड़ा हुआ है और दुश्मन है तो उस दुश्मन से आप दोस्ती बनाओगे? वो कल आपके यहाँ पे आके आपकी जो लेडी जर्नलिस्ट थी उनको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल के बाहर किया, कल आके कहेंगे कि साहब लड़कियां जो हैं बिना बुरके की नहीं निकलेंगी और सिर ढके नहीं निकलेंगी। हम इस प्रकार के देश की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी बच्चियों को उतना ही अधिकार है जिसने हमारे देश के लड़कों को अधिकार है, और हमारी बच्चियां बिल्कुल जो चाहेंगी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगी, अच्छी नौकरियां करेंगी, ऊंचे पदों में जाएंगी, हवाई जहाज उड़ाएंगी, रॉकेट में जाएंगी और सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास करेंगी। हमें तालिबान की दोस्ती नहीं चाहिए। और जिस तालिबान ने बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा, हजारों सालों की पुरानी बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा, वो भारत हम वहां दूतावास बना रहा है। बिल्कुल सर, और यहाँ पर जो हम एसआईटी की बात कर रहे थे, एसआईटी ने इस मामले में एक और ये भी खुलासा हुआ है कि एसआईटी ने इस पूरे मामले में बीजेपी के एक नेता के कई प्रॉपर्टीज में छापेमारी की है, सर्च ऑपरेशन किया है, और उनके बेटे के यहाँ, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ, और तो और मतलब कुछ एसोसिएट्स के यहाँ भी कई सारी छापेमारी की है, और ऐसे 7 लैपटॉप पाए गए हैं और साथ ही साथ कई सारे मोबाइल फोन्स भी पाए गए हैं। तो इसको लेकर के जो तमाम चीजें चल रही हैं, बीजेपी नेता के आवास पर और बीजेपी नेता के तमाम ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है, तो बात यहाँ पर यह है कि एसआईटी ने इतनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ तक पहुंचा दी है। ये काम तो चुनाव आयोग को करना चाहिए था, अब वो कब करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन चुनाव आयोग तो ये कहता है कि हमने तो सारे मामले में पहले जांच शुरू करी थी, अब आप हम ही को ज्ञान दे रहे हैं कि हमें जांच करनी चाहिए, आप जांच कीजिए। तो फिर एसआईटी को क्यों सर्च ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं? ये काम तो चुनाव आयोग को 2022 में ही कर देना चाहिए था। 2022 से तो ये पूरा मामला प्रकाश में आया है। देखिए चुनाव आयोग को जो करना था उसने कर दिया, अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो उसे करना था उसने कर दिया। अब आपको पता है दिल्ली इलेक्शन में, आप खुद बताइए, कॉमन सेंस से बताइए, अगर मान लीजिए आप चुनाव आयुक्त तो होती और आपको ये बताया जाता है कि जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में 5 आदमी रहा करते थे वहां 150 आदमी हो गए, क्या इतनी भी आंखों में आपकी शर्म नहीं रह गई है जब मध्य प्रदेश के अंदर आपको 2000 घर ऐसे दिखाई पड़ते हैं
जहां पे 200 लोग हैं। आप कल्पना कर सकते हैं एक घर के अंदर 200 आदमी रहें, धर्मशाला के अंदर नहीं रह सकते, अच्छे अच्छे होटलों के अंदर 200 आदमी नहीं रहते, एक घर के अंदर 200 आदमी रह रहे हैं। अरे खुली आंखों से पता चल जाता है इसमें बेईमानी हुई है। आम आदमी पार्टी वाले लिखित कंप्लेंट करते रह गए। अरे एक एक आदमी बिना लेटर हेड के, बिना फोन नंबर के, बिना आइडेंटिटी के लिख के दे रहा है चुनाव अधिकारी को कि ये 150 नाम हटा दीजिए, वो 150 नाम हटा देता है। ये कैसी चुनाव परंपरा है भाई, ये कैसी चुनाव की वो है। लेकिन चुनाव आयोग सुनेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, चुनाव आयोग को सब कुछ करने दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि अब तो सब कुछ बिहार की जनता के कंधे पर है। अगर बिहार की जनता इस देश के लोकतंत्र को बचा लेगी तो बचा लेगी, वरना केवल हम तो बुढ़े हैं, हम तो निकल जाएंगे, तुम्हारी जनरेशन को बड़ी परेशानी होगी, ना नौकरी मिलेगी, लाठियां मिलेंगी, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, घर दरबार सब लूट लाट के बड़े बड़े राष्ट्रीय सेठों को दे दिया जाएगा और फिर कहेंगे देखिए जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, क्योंकि ऊपर के 2% लोगों का सारा पैसा हो जाएगा और नीचे के 98% लोग जो है वो 5 किलो अनाज की लाइन में लगे रहेंगे। इस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं। और चुनाव आयोग और हमारे देश का जो संविधान का रक्षक है माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम भगवान की तरह मानते हैं, मंदिर की तरह मानते हैं, वो भी हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है। तो हम करें क्या? केवल बिहार की जनता से प्रार्थना कर सकते हैं, भैया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश सहनी को बनाओ, और वहां पे एक अति दलित, एक वहां पे अति पिछड़े को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कर दी, ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कर दी, एक अति दलित और एक मुसलमान को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, और 20 महीने के अंदर तेजस्वी यादव और अखिल स्वामी जो 14 तारीख को जाएं, वहां पे जाके कम से कम 200 सीटें महागठबंधन को दिला दो, जिससे एक अच्छी सरकार बने। और अच्छी सरकार अगर 20 महीने के अंदर तेजस्वी यादव ने जो कहा है नहीं किया, और भाई आप ही के कार्यक्रम में आके उसका विरोध करूंगा। भैया मुझे तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज की जो 11 साल की सरकार है, जैसे हमें धर्म के मामले में इन्होंने बांटा है, हमारे देश को तोड़ा है, इसलिए मैं व्यथित हूं। लेकिन अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी जो वादे कर रहे हैं वो नहीं करेंगे तो भैया छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। अब तेजस्वी यादव ने तो ऐलान किया है, कई सारे वादे भी किए हैं, और सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने बेरोजगारों को लेकर के किया है, जिसको लेकर के बिहार के बेरोजगार परेशान है, बिहार के माँ बाप परेशान है कि हमारे बच्चे जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर किसी तरह की कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। इतने साल हो गए हैं बिहार में एनडीए सरकार को। अब उसी को लेकर के हर घर में एक सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया है तेजस्वी यादव ने। देखते हैं वो इस वादे पर खरा उतर पाते हैं कि नहीं। और उससे पहले चुनाव आयोग क्या खेल करता है और क्या नहीं करता है, 14 नवंबर को क्या नतीजे आते हैं, इन सभी चीजों पर निगाह हम बनाए रखेंगे, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।